चाहे साइंटिस्ट हों या फिर डॉक्टर, सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी एक साथ मिलकर हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या कोविड-19 से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी वैक्सीन आने में भी कुछ महीनों का समय और लगेगा। तब तक हमें इसके इलाज की शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जिसमें मलेरिया, एड्स, इबोला और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर उन दवाइयों का यूज क्यों कर रहे हैं जो दूसरी अलग तरह की बीमारियों के लिए यूज होती हैं? आज हम इसके पीछे के कारण और विज्ञान को जानेंगे। हमारे शरीर में मौजूद हर सेल एक किले की तरह होती है। इस किले के अंदर जाने के लिए कुछ दरवाजे होते हैं जिन पे ताले लगे होते हैं। इन तालों को रिसेप्टर कहा जाता है और ये कुछ खास चाबियों से ही खुलते हैं। सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन खास चाबियों का यूज करके सेल के अंदर जाते हैं। सेल्स में मौजूद तालों में से एक ताला ACE2 भी है, जो फेफड़ों, आर्टरी, दिल, किडनी और आंतों की सेल्स में मिलता है। कोरोना वायरस के स्पाइक्स खास तरह की प्रोटीन से बनते हैं और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि वो ACE2 रिसेप्टर से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, और जब भी ऐसा होता है दरवाजा खुल जाता है और वायरस सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। तो कुछ इस तरह वायरस के स्पाइक्स डुप्लीकेट चाबियों की तरह काम करते हैं। ACE2 रिसेप्टर वही रिसेप्टर है जिनका उपयोग करके सार्स का वायरस सेल में दाखिल होता था, इसलिए कोविड-19 को कोव SARS-2 नाम से भी जाना जाता है। सार्स वायरस पर 2005 में हुई एक स्टडी में पता चला था कि मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन वायरस के ACE2 रिसेप्टर से जुड़ने के प्रोसेस को रोकती है, जिससे वायरस के सेल में घुसने के चांसेस कम हो जाते हैं और इस तरह क्लोरोक्विन एक प्रिवेंटिव दवा की तरह काम करती है। इसलिए क्लोरोक्विन को उन लोगों को दिया जा रहा है जिनको कोविड-19 होने का खतरा ज़्यादा है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स और मरीज के परिवार वाले। चूँकि क्लोरोक्विन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं और ये शरीर के लिए टॉक्सिक होती है, इसलिए इसके कम टॉक्सिक वर्जन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को यूज़ किया जा रहा है। सामान्यतः HCQ का उपयोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ल्यूपस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए किया जाता है। हालांकि ये क्लोरोक्विन से कम टॉक्सिक होती है, लेकिन फिर भी ये दिल के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए इसको बिना डॉक्टर की सलाह के लेना जानलेवा भी हो सकता है। अभी डॉक्टर HCQ के 2 कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं, एक जिंक टैबलेट के साथ और दूसरा विटामिन C के साथ। एक दूसरा तरीका जिससे वायरस शरीर में घुसने का प्रयास करता है वह सेल की बाहरी दीवार को एसिडिफाई करके। क्लोरोक्विन और HCQ दोनों ही एसिडिफिकेशन के प्रोसेस को रोकती हैं और वायरस से बचाती हैं। पिछले कुछ महीनों में WHO ने और UK के रिकवरी ट्रायल ने इसके असर को मामूली बताया है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों में इसके असर को लेकर अभी भी मतभेद है। चलिए अब जानते हैं वायरस के सेल के अंदर जाने के बाद क्या होता है। जब वायरस सेल में प्रवेश करता है तो वो सेल में मौजूद एंजाइम्स की मदद से अपनी कॉपी बनाने लगता है। लोपानाविर नाम की दवा जो एड्स के इलाज में यूज होती है, इस एंजाइम रेप्लिकेशन प्रोसेस को रोकती है और वायरस के तेजी से फैलाव को कम करती है। लेकिन ये दवा शरीर में बहुत तेजी से ब्रेक डाउन होती है, इसलिए रिटोनाविर को इसके साथ यूज किया जाता है ताकि ब्रेक डाउन को स्लो किया जा सके। इन दोनों दवाओं के साथ इंटरफेरॉन बीटा को वायरस और दवाओं की वजह से शरीर के अंदर होने वाली जलन को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक दूसरी दवा रेमडेसिविर जो इबोला के इलाज में यूज होती है का प्रयोग भी कोविड-19 मरीजों पर किया जा रहा है। ये दवा भी कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन प्रोसेस में लगने वाले एंजाइम को टारगेट करती है। रेमडेसिविर को पहले भी जानवरों में सार्स और मर्स के इलाज में यूज किया जा चुका है। डॉक्टर रेमडेसिविर और क्लोरोक्विन के कॉम्बिनेशन को भी रेप्लिकेशन प्रोसेस रोकने के लिए यूज कर रहे हैं। ट्रायल्स में ऐसा पाया गया है कि रेमडेसिविर सीरियस मरीजों की जान बचाने में बहुत उपयोगी है। कभी कभी रोगी का इम्यून सिस्टम वायरस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैक करता है, जिससे शरीर के भीतरी अंगों में सूजन और जलन होने लगती है। इम्यून सिस्टम के इस ओवर रिस्पांस को साइटोकाइन स्टॉर्म नाम से जाना जाता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मरीजों को कुछ इम्यूनोसप्रेसिव इंजेक्शंस देते हैं। डेक्सामेथासोन, टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब कुछ इसी तरह के इंजेक्शन हैं। इस वीडियो में बताई गई सभी दवाओं का यूज पिछली रिसर्च और नए ट्रायल से मिले सबूतों के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन जब तक कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट, दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है। किसी नई बीमारी से लड़ने में यूज होने वाले सबसे पुराने तरीकों में से एक है ठीक हो चुके मरीज का खून बीमार मरीज में ट्रांसफर करना। इसे हम प्लाज्मा ट्रीटमेंट बोलते हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। कोरोना के 326 रूप क्या हैं, जानने के लिए ये वीडियो देखें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।